Hello everyone, welcome back to PIIT Institute of Management and Computer Application. So this side Anishka Chaudhary, and in today's video we will discuss about the models of organizational behavior. Organizational behavior के क्या मॉडल्स होते हैं, क्या यूज़ होता है उनका, इम्पोर्टेंस क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में देखेंगे। बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि ये जो है इस यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर ईयर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही है। मॉडल्स पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय मॉडल एंड टाइप्स ऑफ मॉडल, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। डायग्राम भी पूछ लिया जाता है जिसके अंदर हर पर्टिकुलर मॉडल के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने होते हैं, एडवांटेज बताने होते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि मॉडल क्या होता है। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो मॉडल होता है आपका सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन। सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन किसकी रिप्रेजेंटेशन? जो हम रियलिटी में बनाना चाहते हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन। क्या? सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन in a systematic way, in a systematic way. एक सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंटेशन करना, सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन करना मॉडल होता है। कैसे? जो हम रियलिटी में बनाना चाहते हैं, जो हम रियलिटी में एग्जिस्ट करना चाहते हैं इन फ्यूचर में, कि लाइक मुझे इन फ्यूचर 6 मंथ में एक घर बनाना है, या बिल्डिंग बनानी है, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इस तरीके से उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कहाँ होंगी, उसका मेन डोर किधर होगा, फ्लोर्स कितने होंगे, लिफ्ट किधर होगी, स्टेयर्स किधर होंगी, ये सारी चीज़ों को डिसाइड करना और उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना, एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करना मॉडल के अंदर आता है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया कि जैसे मुझे एक घर बनाना है तो ये डिसाइड करना कि इसका मेन डोर किधर रहेगा, ग्राउंड किधर रहेगा, कितने फ्लोर्स रहेंगे, स्टेयर्स किधर रहेंगी इसकी, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना, और फिर इसके लिए एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन करना, एक फ्रेमवर्क तैयार करना, किसके अंदर आता है? मॉडल के अंदर आता है। अब मॉडल अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के लेवल से समझें, ये तो सिंपल लैंग्वेज में मॉडल किसी का भी हो सकता है, घर का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, किसी बिल्डिंग का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। एक नॉर्मल स्विमिंग पूल का भी जो है मॉडल हो सकता है कि स्विमिंग पूल है तो उधर कुछ किधर जो है वाटर पार्क बनेगा, किधर क्या बनेगा, ये सारी चीज़ें। अब अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के हिसाब से समझते हैं तो मॉडल क्या होता है। बेसिकली organization behavior models are frameworks for understanding how individuals and groups behave within an organization. Common models including autocratic, custodial, supportive, collegial, and system. Each model emphasizes different aspects like different factors such as authority, security, leadership, teamwork and the overall organization system. ये तो हमारा हो गया कि कैसे लिख सकते हैं हम एक मॉडल को, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के मॉडल को। अब हम इसे समझते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो एक फ्रेमवर्क तैयार करता है। उस फ्रेमवर्क में क्या होता है कि वो एक इंडिविजुअल, ग्रुप या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बिहेव को अंडरस्टैंड करता है बाय द हेल्प ऑफ दैट फ्रेमवर्क। उस फ्रेमवर्क की मदद से इंडिविजुअल का, ग्रुप का, ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल स्ट्रक्चर के बिहेव को अंडरस्टैंड करने में हेल्प होती है। किसके अंदर? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑब्वियसली अगर ऑर्गेनाइजेशन मॉडल की बात चल रही है
तो जो फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा वो ऑर्गेनाइजेशन का होगा, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उसका होगा, और ओवरऑल स्ट्रक्चर का होगा, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर सिंगल इंडिविजुअल एम्प्लॉय भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, टीम भी हो सकता है। नाउ कॉमन मॉडल्स। कॉमन मॉडल्स का मतलब है ये जो मॉडल्स आपको दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर 5 मॉडल्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ मॉडल। दीज आर द टाइप्स ऑफ मॉडल। कौन कौन से टाइप्स हैं, कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं मॉडल के, 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन आपका रहेगा ऑटोक्रेटिक। कौन सा रहेगा? ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक मॉडल। सेकंड आपका रहेगा कस्टोडाइल, कस्टोडाइल। उसके बाद में थर्ड आपका मॉडल रहेगा सपोर्टिव, सपोर्टिव, सपोर्टिव मॉडल। नेक्स्ट उसका रहेगा कॉलेजियल मॉडल, एंड लास्ट रहेगा आपका सिस्टम मॉडल। हर एक मॉडल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ये सारे 5 के 5 मॉडल्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट्स पर वर्क करते हैं। इनके फैक्टर्स जो हैं हर एक से अलग हैं, वेरी करते हैं। ईच एंड एवरी फैक्टर इज डिफर फ्रॉम ईच अदर। हर इनमें से कोई मॉडल जो है किस फैक्टर पर बेस्ड करता है? अथॉरिटी पर, कोई मॉडल सिक्योरिटी पर, सम मॉडल लीडरशिप पर, सम टीम वर्क पर, या कोई ओवरऑल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, उसी पर वर्क करता है, उसी पर उसका जो ओवरऑल जो प्रोसेस होता है एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर चलता है। ये जो मॉडल हैं ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कुछ वेरिएबल्स पर डिपेंड करते हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं आपके, वेरिएबल होते हैं आपके 2 टाइप के। एक होता है आपका डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, और नेक्स्ट होता है आपका इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हैं हम, फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, वो फैक्टर्स जिनके ऊपर ये मॉडल्स डिपेंड होते हैं। कुछ मॉडल्स जो हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं या फिर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, और कुछ मॉडल्स जो है इंडिपेंडेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर हम देखें कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल इन सिंपल लैंग्वेज वो वेरिएबल जो किसी अदर थिंग पर डिपेंड करते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो वेरिएबल्स, वो फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स जो किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। मे बी पॉसिबिलिटी ये है कि उन पर कुछ फैक्टर्स डिपेंड कर सकते हैं। कैसे, क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। आपके अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हो सकते हैं? लाइक आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड। ये फैक्टर्स वो हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। मे भी हो सकता है इनके ऊपर कुछ चीज़ें डिपेंड कर सकती है। लाइक आपका कैरेक्टर जो है इनमें से किसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर सकता है। आपका बिहेवियर इनमें से किसी भी फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर सकता है। लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं ये किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के लेवल से समझें तो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं, जैसे कल्चर, कल्चर किसी पर डिपेंड नहीं करता, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट किसी पर डिपेंड नहीं करता है। इवन जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, उसके कल्चर पर डिपेंड करता है, उसके पर्सनैलिटी पर, ऑर्गेनाइजेशन की जो पर्सनैलिटी गुडविल है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन वो फैक्टर्स किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं इंडिपेंडेंट वो सॉरी डिपेंडेंट फैक्टर्स कौन से होते हैं नॉर्मली जो डिपेंड करते हैं। अब कौन कौन से हो सकते हैं? आपका हो सकता है प्रोडक्शन,
प्रोडक्शन हो गया आपका, प्रोडक्टिविटी हो गया, प्रोडक्टिविटी आपका, एब्सेंट प्रेजेंट हो गया, एब्सेंट प्रेजेंट, एब्सेंट प्रेजेंट कैसे, प्रोडक्टिविटी कैसे, प्रोडक्शन कैसे, ये सारी चीज़ें कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छी क्वालिटी के रिसोर्सेज नहीं होंगे अवेलेबल, अच्छी क्वालिटी की टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की जाएगी, प्रोडक्शन में कमी आएगी, क्योंकि प्रोडक्शन उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। एब्सेंट प्रेजेंट कि अगर रूल रेगुलेशन बने हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ हैं, हर एक एम्प्लॉय के अंडर में यह आता है कि आप पर मंथ जो है 1 लीव ले सकते हैं, वो पेड होगी, लेकिन उसके बाद में लेते हैं तो जो भी है उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे, या फिर उसके लिए आपको पूरी परमिशन लेनी पड़ेगी, और 3 लीव से ज़्यादा एक मंथ में नहीं ले सकते हैं। तो वो सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे एब्सेंट और प्रेजेंट रहने के लिए, कि अगर 80% जो है प्रेजेंट चाहिए तो इसका मतलब चाहिए 20% आप एब्सेंट हो सकते हैं, लेकिन आपको 80% से अबव ही प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। जितनी अच्छी क्वालिटी का रिसोर्स आप प्रोवाइड करेंगे, उतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्टिविटी आपको मिल जाएगी, प्रोडक्टिविटी आपको मिल जाएगी। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मॉडल्स में कितने टाइप के मॉडल होते हैं, मेनली 5 टाइप के मॉडल्स होते हैं। अगर हम डायग्राम से देखें तो कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। फर्स्ट वन कौन सा हो गया आपका, ऑटोक्रेटिक, सेकंड कस्टोडाइल, थर्ड आपका सपोर्टिव, फोर्थ आपका कॉलेजियल मॉडल, एंड फिफ्थ आपका सिस्टम मॉडल। हर एक मॉडल काफ़ी लॉन्ग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इसलिए हम हर एक मॉडल को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या क्या प्रोवाइड करता है, उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑटोक्रेटिक मॉडल क्या होता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑटोक्रेटिक मॉडल क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, कैसे वर्क करता है, किस थ्योरी पर बेस्ड है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। नाउ ऑटोक्रेटिक मॉडल क्या होता है, किस एस्पेक्ट पर वर्क करता है, तो सबसे पहले देखते हैं हम इसकी थ्योरी। दिस मॉडल फोकसेस ऑन द पावर and authority of management, where employees are expected to follow instructions without much input or discussion. It is a leadership style where authority and decision making power are concentrated at the top, with employees expected to follow orders without any question or query. It often characterized by a top-down communication flow and strict supervision. ये तो हो गई इसकी थ्योरी। अगर हम थ्योरी से ही समझें तो इसका मेन एस्पेक्ट क्या निकल के आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या मेन एस्पेक्ट पर वर्क कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग ये जो ऑटोक्रेटिक मॉडल है आपका किस थ्योरी पर बेस्ड करता है, दैट इज पावर एंड अथॉरिटी। किस पर बेस्ड करता है, पावर एंड अथॉरिटी। जो ऑटोक्रेटिक मॉडल है किस पर वर्क करता है, पावर एंड अथॉरिटी। इसके अंदर क्या होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑटोक्रेटिक मॉडल को फॉलो किया जा रहा है तो वहाँ पर पावर और अथॉरिटी का यूज़ किया जाता है टास्क को, वर्क को कंप्लीट करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, एम्प्लॉयज़ से वर्क को कंप्लीट करवाने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए सिर्फ पावर और अथॉरिटी का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर क्या एस्पेक्ट क्या होता है, पावर एंड अथॉरिटी, जिसका यूज करके वर्क को कंप्लीट कराया जाता है। किसके हैंड में रहता है, ये मैनेजमेंट के हैंड में रहता है। यहाँ पर ये जो पावर है ये कैसे फ्लो करती है, सेंट्रलाइज्ड।
सेंट्रलाइज्ड तरीके से फ्लो करती है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है वो पावर जो वन हैंडेड होती है। वन हैंडेड का मतलब है जिसको एक ही पर्सन चलाता है, डिसीजन भी एक ही पर्सन लेता है, रूल्स रेगुलेशन भी एक ही पर्सन बनाता है, पॉलिसीज भी सिंगल पर्सन बनाता है, डिसीजन भी उसी के होते हैं, गोल्स भी उसी के होते हैं, पावर का यूज़ भी वही पर्सन कर सकता है, सिर्फ एक पर्सन के हाथ में होता है। जैसे कि इसके अंदर लिखा है, दिस मॉडल फोकसेस ऑन द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ मैनेजमेंट। ये जो मॉडल है फोकस करता है पावर और अथॉरिटी पर जो मैनेजमेंट प्ले करता है, जहाँ पर कि क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ऑर्डर्स दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? ऑर्डर्स दिए जाते हैं, जिसको एम्प्लॉय सिर्फ फॉलो कर सकता है बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी इनपुट उसमें दिए, बिना किसी इंटरप्ट किए, विदाउट एनी इंटरप्शन सिर्फ उस ऑर्डर को फॉलो कर सकता है और उसमें कोई भी, उसमें उसका कोई रोल प्ले नहीं होगा। उस डिसीजन में, उस डिस्कशन में जो भी ऑर्डर, जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगे वो सिर्फ उससे फॉलो कर सकता है, उसके लिए वो कोई क्वेश्चन या डिस्कशन नहीं कर सकता है, सिंपली विदाउट एनी डिस्कशन और इनपुट। ओके, ये एक तरीके की लीडरशिप स्टाइल होती है। ये जो ऑटोक्रेटिक मॉडल है, हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक तरीके की लीडरशिप स्टाइल होती है जहाँ पर पावर और अथॉरिटी का यूज़ करके वर्कर से या एम्प्लॉयज से काम को कंप्लीट कराया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, एक लीडरशिप स्टाइल, कैसी लीडरशिप स्टाइल, जहाँ पर कि अथॉरिटी का यूज़ करके, डिसीजन और अथॉरिटी पावर का यूज़ करके, कौन कौन सी पावर का यूज़ करके, अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर का यूज़ करके जो उन्हें डिसीजन लेने होते हैं वो उन्हें लेते हैं। कौन लेता है? टॉप लेवल। कौन लेता है? टॉप लेवल। ये जो अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर है, ये एक होकर काम करते हैं और यहाँ पर ये जब दोनों एक हो जाते हैं तो टॉप लेवल फिर इन दोनों की हेल्प से डिसीजन लेती है, जो कि एम्प्लॉयज़ को फॉलो करना पड़ता है बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी क्वेरी के। जैसे कि इसके अंदर लिखा है कि अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर आर कंसंट्रेटेड एट द टॉप। टॉप पर होती हैं, जो कि टॉप लेवल चलाती है, टॉप लेवल डिसीजन ले सकती है, टॉप लेवल के पास ही अथॉरिटी होती है। एम्प्लॉयज़ के लिए डिसीजन लिया जाता है और एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, सिर्फ फॉलो कर सकते हैं ऑर्डर्स को विदाउट एनी क्वेश्चन। अब इसके अंदर क्या है कि इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो क्या होता है कि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है, जो कन्वर्सेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो कन्वर्सेशन है, इन्फॉर्मेशन है, या फिर जो भी आपके इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, वो फ्लो कैसे करेंगे? टॉप टू बॉटम। कैसे फ्लो करेंगे? टॉप टू बॉटम तक, टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक। जैसे कि आपने देखा होगा, जो हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी लेवल्स होती हैं? 3 लेवल्स होती हैं। टॉप लेवल होती है, मिडिल लेवल होती है, लोअर लेवल होती है। सबसे ऊपर वाली टॉप लेवल होती है, ये आपकी मिडिल लेवल रहती है और ये आपकी लोअर लेवल होती है। जो कम्युनिकेशन चलता है, जो कम्युनिकेशन आपका चलता है, वो इस तरीके से चलता है। आपका टॉप लेवल से यहाँ से स्टार्ट होता है और जो कम्युनिकेशन है वो ऐसे चलता है। फ्लो जो है कम्युनिकेशन का, वो इस तरीके से चलता है। फ्लो कम्युनिकेशन का इस तरीके से चलता है। यहाँ पर इनके पास में होता है पावर और इन्हीं के पास में होता है डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी एंड पावर, दोनों इसी के पास में होता है। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग भी यही कर सकते हैं और ये दोनों क्या करते हैं, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ये सिर्फ फॉलो करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन आते हैं उसको फॉलो करते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी क्वेश्चन। ये होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर ऑटोक्रेटिक मॉडल को फॉलो किया जा रहा है। बेसिकली जो ऑटोक्रेटिक मॉडल है वो एक थ्योरी पर बेस्ड करता है। वो थ्योरी क्या है? वो थ्योरी है एक्स मैकग्रेगर की थ्योरी। थ्योरी एक्स, जो कि किसने दी थी? मैकग्रेगर।
जब हम थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पर हम उस टाइम बताएंगे ब्रीफली कि क्या होता है। अभी मैं आपको एक्स थ्योरी का ओवरव्यू दे देती हूँ। एक्स थ्योरी के अंदर ये होता है कि एम्प्लॉयज से जो मैनेजर है, जो टॉप लेवल में जिसके पास अथॉरिटी है, वो एम्प्लॉयज से अपने काम को कैसे भी टास्क को कंप्लीट करवा सकता है अपनी पावर को यूज़ करके। क्या करके? अपनी पावर को यूज़ करके किसी भी तरीके से काम को कंप्लीट करवा सकता है। ये उसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि वो पावर को नेगेटिवली यूज़ कर रहा है या पॉजिटिवली यूज़ कर रहा है। अब नेगेटिवली और पॉजिटिवली कैसे यूज़ कर सकता है? अगर उसे एम्प्लॉयज से काम करवाना है तो वो क्या क्या दे सकता है, क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है? प्रमोशन, क्योंकि उसे अपना टास्क कंप्लीट करवाना है तो नो मैटर वो प्रमोशन भी दे सकता है उसे, वो उसे बोनस भी दे सकता है, ये कुछ भी दे सकता है जिससे कि वो काम को टाइम से कंप्लीट करवा सके। प्रमोशन भी दे सकता है, रादर वो पनिशमेंट भी दे सकता है, पनिशमेंट भी दे सकता है। उसे एट द एंड टास्क को कंप्लीट करवाना है, नो मैटर कि वो अपनी पावर को किस तरीके से यूज़ कर रहा है, पॉजिटिवली यूज़ कर रहा है या नेगेटिवली। अगर वो प्रमोशन दे रहा है इट मीन्स वो पॉजिटिवली यूज़ कर रहा है, अगर वो पनिशमेंट दे रहा है इट मीन्स वो नेगेटिवली यूज़ कर रहा है। जो रिजल्ट है दोनों से ही वो क्या होगा कि टास्क कंप्लीट चाहिए उसे। क्या चाहिए? टास्क कंप्लीट चाहिए, जो कि कौन करके देगा? एम्प्लॉयज वहाँ के। तो ये होती है थ्योरी एक्स मैकग्रेगर की। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि ये जो मॉडल है किस पर डिपेंड करता है, किस थ्योरी पर बेस्ड रहता है, पूछ लिया जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो मॉडल है किस एस्पेक्ट पर वर्क करता है, पावर एंड अथॉरिटी। ठीक है, ये क्या होता है? एक लीडरशिप स्टाइल होता है। फ्लो, कम्युनिकेशन फ्लो किस तरीके से चलता है? टॉप टू बॉटम कम्युनिकेशन फ्लो चलता है। यहाँ पर मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोक्रेटिक मॉडल, अगर मैं देखूँ सबसे फर्स्ट वाला हमारा क्या है? सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी कौन सी अथॉरिटी होती है? जहाँ पर की जो पावर होती है वो वन हैंडेड होती है। क्या होती है? वन हैंडेड। जो पावर होती है वो आपकी वन हैंडेड रहती है, मतलब एक सिंगल पर्सन के हाथ में पावर होती है, डिसीजन मेकिंग भी उसी का होता है, और मोस्टली ये जो पावर होती है वो मैनेजमेंट के हाथ में होती है। कैसे? मैनेजमेंट होल्ड्स दी पावर टू मेक डिसीजन। जो मैनेजमेंट है वो पावर को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, जिससे कि वो डिसीजन को ले सके। सारी पावर और सारी अथॉरिटी जो है किसके पास में होती है? आपके मैनेजमेंट के पास में होती है, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के पास में होती है। सेकंड आपका रहता है टॉप डाउन कम्युनिकेशन। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, टॉप डाउन कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जहाँ पर इंफॉर्मेशन, आपके इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स, कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, कोई भी चीज़ जो फ्लो करती है टॉप से लेके बॉटम तक। टॉप लेवल पर कौन रहता है? मैनेजर्स, और बॉटम लेवल तक कौन आता है? एम्प्लॉयज़। तो जहाँ पर कम्युनिकेशन मैनेजर से लेके एम्प्लॉयज़ में फ्लो करती है, ऊपर से लेके टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक जाती है, वो कम्युनिकेशन कौन सी होती है? टॉप टू डाउन कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन फ्लो फ्रॉम मैनेजर्स टू एम्प्लॉयज। जहाँ पर कि इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन फ्लो करते हैं मैनेजर से लेके एम्प्लॉयज तक। नेक्स्ट हमारा रहता है स्ट्रिक्ट सुपरविजन। स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंदर क्या है? एम्प्लॉयज आर क्लोजली मॉनिटर्ड टू एंश्योर कंप्लेंट्स विद रूल्स एंड ऑर्डर्स। मतलब उन्हें स्ट्रिक्टली सुपरवाइज किया जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपना काम सही से कर पा रहे हैं या नहीं। स्ट्रिक्टली उनको देखा जाता है, स्ट्रिक्टली उनको चेक किया जाता है, क्लोजली तरीके से देखा जाता है कि मॉनिटर किया जाता है कि काम को कंप्लीट किया जा रहा है या नहीं, टास्क को टाइम टू टाइम किया जा रहा है या नहीं। क्या होता है? एम्प्लॉयज़ आर क्लोजली मॉनिटर्ड, मतलब प्रॉपरली तरीके से उन्हें मॉनिटर करना। ठीक है, जिसके अंदर सारे रूल्स रेगुलेशन उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं, सारे ऑर्डर्स उन्हें
फॉलो करने पड़ते हैं बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी क्वेरी के। उनका मेन काम ही एम्प्लॉयज़ का ये होता है कि जो ऑर्डर उनके पास आया है वो उसे बिना किसी इंटरप्ट किए फॉलो करते रहें। आपका नेक्स्ट रहेगा मोटिवेशन थ्रू डिसिप्लिन। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्ट सुपरविज़न रहता है, पावर का यूज़ किया जाता है, कैसे भी लोगों से वर्क करवा लिया जाता है, पावर का पॉजिटिवली यूज़ भी हो जाता है, नेगेटिवली यूज़ भी हो जाता है। तो एम्प्लॉय मोटिवेट कैसे होंगे, एम्प्लॉय वर्क कैसे करेंगे? तो इस केस में जहाँ पर ऑटोक्रेटिक मॉडल को फॉलो किया जाता है, उस केस में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिसिप्लिन से मोटिवेट होते हैं। किससे मोटिवेट होते हैं? डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन जो कंपनी के अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस, रूल्स, पॉलिसीज़, जो ये सारी चीज़ें बनी हैं वो उनको फॉलो करते हैं, जिससे कि वो डिसिप्लिन में रहें। और उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, उससे उनका वो टास्क कंप्लीट होता है, टास्क कंप्लीट होता है। कोई कंप्लेन नहीं कर सकते हैं वो उसके लिए, वो सिर्फ जो डिसिप्लिन, जो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन, नॉर्म्स, पॉलिसीज़ बनी है वो उनको फॉलो करके एट द एंड टास्क को कंप्लीट करके दे देते हैं। कंप्लेंस इज ऑफन एनक्रोच थ्रू फियर और द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। जो कंप्लेन करनी होती है उन्हें, वो रुक जाते हैं। किसकी वजह से? डर की वजह से, थ्रेट की वजह से, कि कहीं उन्हें कंप्लेन करने के बाद में पनिशमेंट ना मिल जाए। इसलिए वो कंप्लेन ना करके जो डिसिप्लिन, वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन बने होते हैं वो उसे नॉर्मली फॉलो कर लेते हैं बिना किसी कंप्लेन करे। अब हम देखते हैं आगे इसके कि क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। एडवांटेज क्या हो सकते हैं इसके? फर्स्ट, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग क्योंकि सिंगल हैंडेड होती है, जो पावर होती है, अथॉरिटी होती है, वो सिंगल हैंडेड होती है, तो डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगता। कोई भी अगर सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो उसके लिए जो मैनेजमेंट है वो फास्ट डिसीजन करता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है। तो डिसीजन मेकिंग होती है वो किस तरीके की होती है? फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है। उसके बाद में क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। जो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन बने होते हैं, जो डिसिप्लिन्स बने होते हैं, वो एकदम क्लियर होते हैं कि जो बने हुए हैं वही फॉलो करने हैं। लाइक लॉग इन टाइम, लॉग आउट टाइम, ये भी एक तरीके की पॉलिसी है कि आपको इतने बजे आना है और इतने बजे जाना है, आपको इस मंथ के एंड में इतना टारगेट निकालना है। ये पॉलिसी है कि सिर्फ आपको अथॉरिटी को फॉलो करना है, आप उसमें कुछ इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं। जो डिसीजन निकल के आएगा सिर्फ उसको फॉलो करना है, आप उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो एकदम क्लियर होते हैं और जो सिर्फ फॉलो ही करने पड़ते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। इफ़ेक्टिव इन क्राइसिस। इफेक्टिव इन क्राइसिस कैसे? अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, तो उसमें इफेक्टिव होता है क्योंकि डिसीजन एक ही पर्सन को लेना होता है, एक ही के हाथ में होता है डिसीजन। तो वो क्राइसिस को, प्रॉब्लम्स को देखकर साथ के साथ डिसीजंस ले लेते हैं। उसके अलावा रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे रिड्यूस होता है कि एम्प्लॉयज़ किसी भी मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो इन केस आगे कोई भी चीज़ होती है कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसमें एम्प्लॉयज़ के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि जो डिसीजन है वो मैनेजमेंट ले रहा है। तो आगे चल के अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आती है उन डिसीजन से रिगार्डिंग, तो उसके लिए ब्लेम भी ऑर्गेनाइजेशन ही की जाएगी। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ के ऊपर इस चीज़ का कोई स्ट्रेस नहीं होता। एंड द लास्ट, इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। क्योंकि इसमें सिर्फ मेन फोकस ही इस चीज़ पर किया जाता है कि अथॉरिटी और पावर को यूज़ करके टास्क को कंप्लीट करवाओ, वो चाहे कैसे भी हो। तो जब टास्क टाइम से कंप्लीट होगा तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। क्या होता है? टाइम से, टाइम से टास्क को क्या करवाया जाता है? कंप्लीट करवाया जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। अब आपके डिसएडवांटेज क्या रहेंगे? लो एम्प्लॉय मोराल।
लो एम्प्लॉय मोराल। लो एम्प्लॉय मोराल क्यों रहेगा? क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किसी मीटिंग में, किसी आपकी डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए वो अपने आइडियाज़, प्लान, थॉट्स को कहीं भी एक्सप्रेस या यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो मोराल है, जो उनकी मतलब जितना भी एक्सपीरियंस है उनका, वो कम हो जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? नो इन्वॉल्वमेंट। किसके अंदर? मीटिंग्स के अंदर। मीटिंग्स के अंदर, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, इन सारे प्रोसेस के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। वो ना ही अपने आइडियाज़ दे पाते हैं, ना ही अपने थॉट्स शेयर कर पाते हैं, ना ही अपने कोई डिसीजन बता पाते हैं, ना ही कोई प्लान बता पाते हैं, इसलिए जो उनका मोराल है वो डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद में लिमिटेड इनोवेशन, क्योंकि उनके आइडियाज़ को यूज़ नहीं किया जाता, उनकी क्रिएटिविटी को यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए उनकी जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन है उसकी कमी हो जाती है, लैक हो जाता है। ये दोनों ही पॉइंट सिमिलर हैं कि लैक ऑफ इनोवेशन एंड लैक ऑफ क्रिएटिविटी। किसकी वजह से? जहाँ पर उनके आइडियाज़ और प्लान्स का यूज़ नहीं किया जा रहा, जहाँ पर उनके स्किल्स का यूज़ नहीं किया जा रहा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसकी वजह से जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन की जो स्किल है उसकी कमी हो जाती है। एंड रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब जो ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन से आया है, जो डिसीजन निकल के आया है, ऑर्डर जो निकल के आया है, वो सिर्फ फॉलो किया जाएगा, सिर्फ फॉलो किया जाएगा, चेंज नहीं किया जाएगा। चेंज करना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ फॉलो किया जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस टू चेंज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी हमारी आज की उसमें, जिसमें हमने देखा कि ऑटोक्रेटिक मॉडल क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ये हमारा था आपका मॉडल्स, देखा था हमने। मॉडल्स के अंदर बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है, उसकी क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, मॉडल किस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद में हमने देखा था कितने टाइप्स के मॉडल होते हैं आपके, 5 टाइप के होते हैं, ऑटोक्रेटिक, कस्टोडाइल, सपोर्टिव, कॉलेजियल सिस्टम। जो कि आज की वीडियो में हमने सिर्फ कौन सा पढ़ा है? ऑटोक्रेटिक। नेक्स्ट वीडियो में हम इनमें से कोई नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे, जिसके अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, क्या प्रोवाइड करता है, क्या फीचर्स है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। जिसके अंदर ऑटोक्रेटिक के अंदर हमने बताया कि किस पर बेस्ड करता है, पावर एंड अथॉरिटी पर बेस्ड करता है, थ्योरी एक्स, मैकग्रेगर की जो थ्योरी एक्स है उस पर डिपेंड करता है, कन्वर्सेशन आपकी किस तरीके से चलती है, ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद में हमने देखा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है, टॉप डाउन कम्युनिकेशन होता है, स्ट्रिक्ट सुपरविजन होता है, मोटिवेशन थ्रू डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के थ्रू मोटिवेशन आता है। उसके बाद में हमने लास्ट देखा कि इसके क्या एडवांटेज रहेंगे, क्या डिसएडवांटेज रहेंगे। ये सारी चीज़ें हमने देखी आज की वीडियो में, जहाँ पर हमने देखा कि ऑटोक्रेटिक मॉडल क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट मॉडल, दैट इज़ कस्टोडाइल मॉडल। आज के लिए थैंक यू सो मच। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।